एवरीवन, आज हम हिस्ट्री का जो 4th चैप्टर रह गया था आधा, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, विश्व एक दूसरे के साथ नज़दीकी संबंध स्थापित कर रहे थे। व्यापार, जो दास या जो भी एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित हो रहे थे, या व्यापार के लिए, या उनके साथ क्या क्या समस्याएं भी एक देश से दूसरे देश में जा रही थी, या अपनी उपनिवेशों को स्थापित करने की होड़ सी लग गई थी। आगे इसमें हम देखेंगे कि विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, यानी कि एक ग्लोबल इकोनॉमी का उदय हो गया था कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा था। जिन देशों में खाद्य आपूर्ति मतलब पूरी नहीं थी, आवश्यकता पूरी नहीं, दूसरे देशों से आयात निर्यात किया जाता था, या अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए व्यापार करते थे। और इस तरह से एक नई अर्थव्यवस्था उभर कर सामने आ रही थी। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदले जो भी वहाँ के रुझान थे या विचार थे, हमें उनको समझना होगा। सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता है तो लोगों का जीवन स्तर गिर जाता है। जैसे ब्रिटेन में हुआ कि ब्रिटेन में जो खाद्य आपूर्ति थी वो वहाँ पर पूरी नहीं हो रही थी। वहाँ के जो किसान हैं वो जो इतना उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, जीवन स्तर निम्नता की ओर जा रहा था। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था कि ब्रिटेन की आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी, देश में भोजन की मांग भी बढ़ रही थी, शहर फैल रहे थे, उद्योग बढ़ रहे थे, और जो कृषि प्रोडक्ट थे, उत्पाद थे, उनकी मांग बढ़ने लगी थी। लेकिन वहाँ पर क्या था? कॉर्न लॉ लागू कर दिया था। वहाँ के जो बड़े जमींदार थे, मनी लैंडर्स थे, उनके दबाव में आकर सरकार ने कॉर्न लॉ लागू कर दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं। कॉर्न लॉ क्या था कि ब्रिटेन की सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था कि ब्रिटेन में बाहर से मक्का नहीं मंगवाया जाएगा, जो वहाँ के किसान उत्पादित करते हैं उसी को। लेकिन अब वहाँ के जो किसान उत्पादित तो इतना नहीं कर पाते थे, वहाँ का जो कॉर्न था उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा थी, तो गरीब लोगों के लिए भोजन की जो समस्या पैदा होने लगी थी। तो बहुत सारे व्यापारियों और लोगों के प्रेशर में आके बाद में सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया था, यानी कि इसको निरस्त कर दिया था। इसके बाद वहाँ पर ब्रिटेन में खाद्य वस्तुओं का आयात किया जाने लगा था, और जो आयातित वस्तुएं थी वो इतनी सस्ती थी कि वहाँ पर जो किसान पैदा करते थे उनकी कीमतें ज़्यादा थी, और जो विदेश से जो आयात किया जाता था खाद्य पदार्थों का वो कम था। तो वहाँ के किसानों ने धीरे धीरे खेती की तरफ उनका रुझान बंद हो गया, यानी कि खेती बाड़ी उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता था। लोग उनका क्यों खरीदेंगे? क्योंकि जब वो उन्हें महंगे दामों पर मिल रहा है और जो उन्हें सस्ते दामों पर मिल रहा है वो खरीदेंगे। तो हजारों लोग इस तरह बेरोजगार हो गए, गांव उजड़ने लगे, और लोग बाग काम की तलाश में शहरों की तरफ जाने लगे। तो ब्रिटेन में जो है खाद्य की आपूर्ति एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई। जब खाद्य पदार्थों की जब वहाँ पर कॉर्न लॉ समाप्त कर दिया तो वहाँ पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। व्यापारी दूसरे देशों से मंगाकर वहाँ पर बेचने लगे। उनकी कीमतें बहुत कम थी, तो लोगों के लिए उसको मुहैया कराना या उनके लिए अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो वो उनका जो जीवन स्तर था वो काफ़ी ऊँचा हो गया, उपभोग का स्तर बढ़ गया, यानी कि जो उन्हें कम दामों पर ज़्यादा मिल रहा है तो वो अपना भरपेट खाने लगे। और 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। अब जब इनकम बढ़ती है तो ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं, और खाद्य पदार्थों की और ज़्यादा मात्रा में आयात किया जाने लगा। अब पूर्वी यूरोप यानी कि जैसे रशिया है ये, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या दुनिया के हर हिस्से से ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की जाने लगी, क्योंकि ब्रिटेन अब इकनॉमी अच्छी हो गई थी, वो उनको इजीली पे कर सकता था। खेती के लिए ज़मीन को हर क्षेत्र में, विश्व के हर क्षेत्र में खेती की ज़मीन को बढ़ाने के लिए जंगलों को साफ़ किया जाने लगा। अब उस माल को वहाँ तक पहुँचाने के लिए बंदरगाहों को रेलवे
भाई जो बंदरगाहों पर सामान आ जाता था समुद्री जहाज़ों से, उसको देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए रेलवे की ज़्यादा ज़रूरत हुई। ढुलाई के लिए पुरानी गोदियां नई गोदियां बनाना, यानी कि गोदियां ये सड़कें बनाना, ठीक है। दूसरे इलाकों से जो लोग थे वो वहाँ आकर बसने लगे, नई बस्तियाँ बननी शुरू हो गई और सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की ज़रूरत थी। और इसके लिए जैसे वित्तीय केंद्रों में पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे इन स्थानों पर मज़दूरों की कमी थी, तो वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा। तो इसे हम श्रम प्रवाह कहते हैं, यानी कि काम की तलाश में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण, इसे हम क्या कहते हैं, श्रम प्रवाह। कई बार आता है कि श्रम प्रवाह से आपका क्या अभिप्राय है, तो काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जनता का, लोगों का प्रवाह होता है, स्थानांतरण होता है, तो उसे हम श्रम प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर 19वीं सदी में यूरोप में लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ के उन चीज़ों पर, संसाधनों पर ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे ये वहाँ पर कब्जा कर रहे थे और अपने बेहतर भविष्य की चाह में ये घर बार छोड़कर दूर देशों में जाकर बसने लगे थे। अब 1890 के दशक की बात हो रही है। इस वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आई, यानी कि कैसी अर्थव्यवस्था, एक वैश्विक कृषि, यानी कि विश्व के विभिन्न भागों में कृषि होने लगी थी और एक दूसरे देशों की आपूर्ति, जो खाद्य आपूर्ति थी, उन ज़रूरतों को पूरा किया जाने लगा था। श्रम, इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिक और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे में नहीं, बल्कि हज़ारों मील दूर जाने लगा था, दूसरे देशों में जाने लगा था। और जो अपने खेतों में खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे, वो एक ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो हम संभवतः, यानी कि अब वो बड़े जमींदार हो गए थे और बाहर से आए हुए बंधुआ मजदूर उनके खेतों पर काम करते थे और जो जंगल थे उनको काट काट कर खेतों में परिवर्तित किया जा रहा था। एक जगह से दूसरी जगह पर माल पहुंचाने के लिए रेलवे का नेटवर्क बिछाया गया, जहाज़ों से एक देश से दूसरे देश में खाद्य आपूर्ति की जाती थी। तो इस तरह एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था, यानी कि विश्व को बांधने वाली एक अर्थव्यवस्था सामने आई। अब इसमें कुछ नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी, भारत की बात कर सकते हैं कि ब्रिटिश भारत सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती ज़मीनें को उपजाऊ बनाने के लिए भारत में जो ब्रिटिश, क्योंकि उस टाइम पर भारत में ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश ने यहाँ की भी ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए जंगलों को साफ़ करके खेती करवाना शुरू किया, या जो सूखाग्रस्त इलाके होते थे वहाँ पर नहरें बनवानी उन्होंने शुरू कर दी और नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी, यानी कि नहर बस्ती कहा जाता था। भोजन तो सिर्फ उदाहरण मात्र था। कपास की भी रही, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबड़ की भी ऐसी ही कहानी रही थी। रबड़ का उत्पादन भी यहाँ पर बड़ा 25 गुना से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी और 60% विश्व व्यापार का लगभग 60% प्राथमिक उत्पाद, यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों और कोयले जैसे खनिज पदार्थों में भारत का एक बड़ा हिस्सा था। अब बात आ जाती है तकनीक की भूमिका, यानी कि नई अब जब सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा था तो उन चीज़ों को संभालने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, पहले माल की ढुलाई ऐसे ही बैलों से ऐसे होती थी, फिर सड़कें आ गई, रेलें आ गई, है ना, गाड़ियाँ आ गई, तो इससे उन सब चीज़ों के, तो इस तरह जो नई टेक्नोलॉजी आई वो क्या थी। एक घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही, यानी कि नई टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका रही। रेलवे, भाप के जहाज़, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव के महत्वपूर्ण उदाहरण रहे। इनके बिना 19वीं शताब्दी के परिवर्तनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि औपनिवेशीकरण के कारण, यानी कि जब यूरोपियन कंट्रीज़ अन्य देशों को अपने उपनिवेश बना रहे थे तो परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज़ चलने वाली रेलगाड़ियाँ
अपनी बोगियों पर भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। मांस उत्पादों के व्यापार में इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाज़ा मिल सकता है। 1870 के दशक में जो मांस का व्यापार किया जाता था तो दूसरे देशों में बेटा जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता था समुद्री रास्ते से दूसरे देश में। लेकिन इस यात्रा के दौरान जो जिंदा जानवर थे वो इस लंबी यात्रा के दौरान बीमार हो जाते थे, मर जाते थे, या उनका वज़न बहुत कम हो जाता था और वो खाने लायक नहीं रह जाते थे। तो इसलिए जो दूसरे देशों में जो मांस का उपभोग था वो ना के बराबर था, क्योंकि उनकी बहुत ही ज़्यादा मांस की कीमत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही नई तकनीक सामने आई रेफ्रिजरेशन की, यानी कि कोल्ड स्टोरेज वाली, तो अब क्या किया जाने लगा, अब जिंदा जानवरों की जगह मांस का व्यापार किया जाने लगा। ठीक है, अब उसकी जो मांस की ज़्यादा तादाद में व्यापार होता तो इजीली दूसरे देशों में अवेलेबल हो जाता और वहाँ पर मांस का उपभोग और इजीली हो गया और लोगों की पहुँच में आ गया। गरीब वर्ग भी एक अच्छा पौष्टिक आहार ले सकता था। तो इस तरह उनके जो जीवन की स्थिति थी उसमें सुधार होने लगा और यूरोपियन कंट्रीज़ में, ब्रिटेन के जो देश थे या यूरोपियन कंट्रीज़ थे, उनमें शांति स्थापित होने लगी। अब उन्होंने किस तरफ ध्यान दिया, साम्राज्यवादी विस्तार, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार की तरफ, दूसरे देशों को और ज़्यादा अपने उपनिवेश बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब बात आती है उपनिवेशवाद की। उपनिवेशवाद क्या है कि दूसरे देशों को अपना गुलाम बना लेना। तो 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद की क्या स्थिति थी। अब जब स्थिति इकनॉमी बहुत अच्छी हो गई थी, आवश्यकताएं इजीली पूरी हो रही थी, तो उन लोगों का ध्यान साम्राज्य विस्तार की नीति की तरफ गया और 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेज़ी से फैलने लगे। यह केवल फैलते बाजारों और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के दूसरे काले पक्ष का भी अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे थे। यूरोपियन जो थे वो अपनी विजयों के सहारे, जो उपनिवेशवाद के लोग थे, उन्हें कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन उन्होंने किए, जिससे जैसे हम इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये अफ्रीका का मानचित्र हम देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि इनमें कई जो देश हैं वो बिल्कुल सीधी लाइनों के द्वारा इनकी बाउंड्री बनी हुई है। ऐसे जैसे कैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, हाँ, जैसे ये है, ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधी लकीरें खींचकर इनकी बाउंड्री बना दी गई थी ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे, इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि वहाँ कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर है, जैसे मानो उन्हें स्केल से खींच दिया गया हो। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतें, यानी कि यूरोप के जो भी देश थे, चाहे फ्रांस था, चाहे इटली था, जर्मनी था, पोलैंड था, ये सभी वहाँ पर उनमें होड़ लगी हुई थी कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा अपने उपनिवेश स्थापित करता है। तो उन्होंने क्या किया, यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए इसी तरीके का सहारा लिया। उन्होंने 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक बुलाई और अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उनके एरिया आपस में बांट लिए। आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली। बेल्जियम और जर्मनी भी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में उभरे। स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक में अमेरिका भी एक औपनिवेशिक ताकत बन गया। अब देखते हैं कि किस तरह से उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बेटा कि ये 1 नंबर या 2 नंबर में कई बार पूछा जाता है, सर हेनरी मार्टिन स्टैनली कौन थे। ये एक पत्रकार भी थे और एक खोजी भी थे। ये अफ्रीका में गए और इन्होंने वहाँ के क्षेत्र का नक्शा बनाया, सर्वे किया और वहीं के लोगों को अपनी एक सेना में गठित कर लिया और उनके साथ युद्ध भी किए, आक्रमण किए, उन क्षेत्रों पर कब्जा भी किया। ठीक है, और बहुत सारे इन्होंने रिसर्च भी किए वहाँ पर। अब बात आ जाती है रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग, यानी कि ये बीमारियाँ थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लोग जा रहे थे तो वो वहाँ पर फैल रहे थे। तो ये हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा।